Good morning to all of you in this business day class. Yesterday we were making discussion on chapter number 2, that is form of business organization. ये हम डिस्कस कर रहे थे एंड वी आर डिस्कस द मीनिंग ऑफ जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, ये हम डिस्कस कर चुके थे। और उसके बाद में हमने जो है अभी स्टार्ट करना, दैट इज पार्टनरशिप। हमें पार्टनरशिप जो उसको डिस्कस करना है। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन पार्टनरशिप। अब आपका ये देखा जाए कि सोल पार्टनरशिप था, उसमें केवल 1 पर्सन था, ओनली 1 पर्सन वाज देयर एंड द लिमिटेशन वाज देयर इज ए सिंगल पर्सन। सेकंड वाज दे हैविंग द लिमिटेड मैनेजेबिलिटी। थर्ड उसमें ये था कि हैविंग द स्मॉल कैपिटल। तो उसमें ये कमियां थी। अब उन कमियों को दूर करने के लिए ऐसा कुछ सोचा गया है कि अगर बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सा तरीका हो सकता है। तो उसके लिए फिर जो ये सोचा गया है कि क्यों ना 2, 3 या 4 आदमी मिलकर के काम बिजनेस कर लें। तो ये जब 2 या 2 से ज़्यादा आदमी अगर इकट्ठे होकर कोई बिजनेस करते हैं तो वो आपके पार्टनरशिप कहलाती है, ठीक है। तो आपका जो है पार्टनरशिप का मैं अगर मीनिंग कहें तो आपका जो पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपका जो है पार्टनरशिप का मतलब क्या है। पार्टनरशिप जो है इसको हम हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। साझेदारी साझेदारी का मतलब ये हुआ कि व्हेन 2 or more पर्सन कम टुगेदर वॉलंटरली टू डू ए लीगल बिजनेस, ठीक है। तो ये इसका जो मीनिंग आपका बनेगा। तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का जो मीनिंग है वो जो है हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सनस। कि पार्टनरशिप जो है इट इज एन एसोसिएशन, एसोसिएशन होता है संगठन। कि पार्टनरशिप जो है वो एक एसोसिएशन है 2 or more पर्सन हु एग्री टू जॉइंटली परस्यू ए बिजनेस, जो एग्री करते हैं एक बिजनेस को करने के लिए। दे पूल देयर मैनेजर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर देयर दिस पर्पज। पूल होता है इकट्ठा करना, कि वो अपने मैनेजर और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस बिजनेस के लिए इकट्ठा करते हैं। तो इसका ये बने आपकी पार्टनरशिप, ठीक है। अगर सिंपल शब्दों में यूँ कहूँ कि आई डिफाइन इन द सिंपल वर्ड्स व्हाट डू यू मीन बाय द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट when 2 or more पर्सन come together voluntarily for doing the legal business to earn the profit, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक आदमी अपनी इच्छा से बिजनेस कोई बिजनेस करने के लिए, कोई लीगल बिजनेस करने के लिए आते हैं और उसका प्रॉफिट को बांटते हैं, तो वो आपका पार्टनरशिप कहलाती है, ठीक है। इसका ये क्या हुआ कि आपके 2 या 2 से अधिक आदमी होने चाहिए, 4 more पर्सन मस्ट बी देयर, और लीगल बिजनेस होना चाहिए और उनके बीच में एग्रीमेंट भी होना चाहिए, ठीक है जी। अब इसके बेस पे जो है हम इसकी फीचर्स यानी किन चीज़ों को आप देख करके जब हम कहेंगे कि इतने पार्टनरशिप। अब मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूं कि आपके आसपास में कोई दुकान है। आप उस दुकान में आप देखते हैं कि एक आदमी बैठा रहता है, वही सारे काम करता, तो सोल प्रोप्राइटर थी, प्रोप्राइटरशिप कहलाई थी। अगर एक दुकान ऐसी है जिसमें जो है एक बड़े से आदमी बैठे रहते हैं और उनके कई बेटे पोते उस दुकान में काम करते हैं, ऑर्डर वही देता रहता है, तो वो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस था। अब आप कुछ ऐसी दुकानें भी देखेंगे कि जिसके अंदर जो है आपका है सुबह जाओगे तो कोई और बैठा मिलेगा, दोपहर को कोई और मिलेगा, शाम को कोई और मिलेगा। कभी कभार आप देखते हो 2-3 आदमी इकट्ठे बैठे मिलते हैं और सभी के सभी माल भी बेचते हैं, डिसीजन भी लेते हैं। और आपने उनसे पूछा कि भाई आपस में आप एक ही घर के हैं क्या, तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, वी आर द फ्रेंड्स एंड वी आर डूइंग द बिजनेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से अधिक आदमी मिलकर के वो बिजनेस कर रहे हैं, तो ये आपकी पार्टनरशिप कहलाएगी, साझेदारी कहलाएगी। अब इसकी जो फीचर्स हैं पार्टनरशिप की वो कौन कौन सी हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप की फीचर कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपके पास में चाहिए फॉर्मेशन। आपकी जो फॉर्मेशन है ये किस प्रकार से होती है? तो नंबर वन इज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन होता है निर्माण, यानी आपकी जो पार्टनरशिप जिसका निर्माण कैसे होता है। तो कहता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपका जो है पार्टनरशिप अधिनियम 1932 हम इसको बोलते हैं। अब ये एक्ट क्या होता है? एक्ट होता है कि आपके देश को चलाने के लिए जिस प्रकार से संविधान बना है, ठीक उसी प्रकार से किसी चीज़ को गवर्न करने के लिए, किसी चीज़ को संचालित करने के लिए अलग अलग मैटर में और हम एक और संविधान बनाते हैं। उस संविधान का नाम होता है एक्ट, ठीक है, कानून। तो ये आपका जो है अंग्रेज़ों के टाइम में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना था और इसी के इसे नाम है। तो इसमें कहता है कि इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स डीड होता है, पार्टनरशिप डीड होगा, उनके बीच में समझौता होगा, ठीक है। इन दिस एग्रीमेंट द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनर्स द रेशियो ऑफ, हाँ सर को काम था, अच्छा देख लो ये चल नहीं रही, पीछे वाले चल रहे हैं ना, मैंने नहीं चलाए, कर दो चाहे। In this agreement, the term and condition of partners, the ratio of profit sharing and losses are specified. अब ये कहता है कि जो आपका फॉर्मेशन है, ये आपका फॉर्मेशन होता है पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, और उसमें भी आपका एक पार्टनरशिप डीड होता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड के अनुसार जो है वो लोग काम करते हैं। तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से काम करते हैं तो उसके अंदर वो सारे टर्म एंड कंडीशन लिख देते हैं कि हम जो आपस में पार्टनर हैं तो उनमें कितने पार्टनर होंगे, उनके नाम क्या है, उनके फर्म का नाम क्या है, उनकी कैपिटल कितनी लगी होगी, प्रॉफिट होगा किस प्रकार से बांटेंगे, अगर लॉस होगा तो किस प्रकार से उसको ट्रीट करेंगे, वो सारे टर्म एंड कंडीशन उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसमें कि उस एग्रीमेंट के अंदर जो है वो प्रॉफिट अर्निंग उनका मोटिव होना चाहिए। चैरिटेबल पर्पज अगर होगा तो वो आपका जो है वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से मान लो कि 5 आदमी या 10 आदमी मिल करके दे डू एनी जॉब ऑफ ए पब्लिक सर्विस, फॉर एग्जांपल दे ऑपरेट ए टेम्पल, दे ऑपरेट एनी टाइप ऑफ द एन में धर्मशाला, ठीक है। तो ऐसा कोई वो चैरिटेबल काम करते हैं जिसमें दे कलेक्ट द मनी फ्रॉम द लोकल पीपल्स एंड दे मेड द एक्सपेंस on the public welfare and they never take a single penny out of this money, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो तो लोग ट्रस्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इफ सम पीपल कम टुगेदर दे स्टार्ट द डकॉटेज और द रॉबरीज और द थेफ्ट और एनी इलीगल बिजनेस, तो वो भी आपका जो है वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, तो वो भी आपके पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट नहीं है। इट मीन्स देयर मस्ट बी लीगल बिजनेस, उनका लीगल बिजनेस आपका होना चाहिए, वरना तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। जैसा मैंने डेफिनेशन में बताया था कि 2 और मोर पर्सन कम टू टुगेदर वॉलंटरली टू डू ए लीगल बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। तो यानी लीगल बिजनेस होना चाहिए, पहली बात तो लीगल होना चाहिए, दूसरा चैरिटेबल भी नहीं होना चाहिए कि वो जो उनका उद्देश्य पैसा कमाना भी होना चाहिए, वरना तो वो भी आपका बिजनेस से नहीं माना जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट आपके फीचर है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट फीचर आपके पास में लायबिलिटी। लायबिलिटी था दायित्व। दायित्व का ना क्या हुआ कि आपके जब बिजनेस हम कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर देर में प्रॉफिट और देर में भी लॉस, इट मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इज आल्सो अवेलेबल इन द बिजनेस and sometimes it may happens that there may be heavy loss due to any of the activities, किसी कारण से भी हो सकता है। तो जो फर्म है उसकी एसेट है उससे ज़्यादा आपको लॉस हो जाता है, तो उस हालत में फिर क्या होगा? तो उस हालत में जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज से पैसा हम लेंगे और वो उन लोगों को पे करेंगे जो हमारे अंदर पैसे मांगते हैं। यह मैं बुक में पढ़ रहा हूँ, आप बुक के साथ में फॉलो कर रखिए। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड, सभी मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है।
The partners are individual and collectively liable to pay back the debt of the firm. At the time of the loss, if the firm assets are not sufficient to pay back the debts, then the creditors can have the claim over the personal property of the partners also. इसका कहने वाला ये हुआ कि अगर आपके 10 पार्टनर हैं और फर्म को इतना लॉस हो गया कि फर्म के सारे जो माल है दुकान है वो बेचने बाद भी पेमेंट नहीं कर पाए हम, तो पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर हमारे क्रेडिटर्स क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट में दावा कर सकते हैं और हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड कहलाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट इज रिस्क बियरिंग, यानी प्रॉफिट अर्निंग हम कहें, रिस्क बियरिंग। रिस्क बेयरिंग, अब यहाँ पर रिस्क बेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी प्रॉफिट हुआ या जो भी को लॉस हुआ, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, एग्री नहीं है, इन दैट केस इट विल बी डिवाइडेड इक्वली। ठीक है, तो मैं दोबारा फिर बता दूं कि रिस्क बेयरिंग का मतलब हुआ, रिस्क का मतलब लॉस ही होता है वैसे तो, पर हम यहाँ पर रिस्क बेयरिंग का मीनिंग दोनों लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस, कि इफ देयर इज ए प्रॉफिट देन हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ देयर इज लॉस हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड। उन्होंने जो भी समझौता किया था, जो भी एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट में उन्होंने जो रेशियो रखा उसी में करेंगे। और बाई चांस दे हैव नो एग्रीमेंट, कई बार ऐसा भी होता है ना कि वी आर द फास्ट फ्रेंड, वी स्टार्ट द बिजनेसेस एंड वी आर नॉट मेड एनी टाइप ऑफ द एग्रीमेंट एंड आफ्टर ए फ्यू टाइम देयर मे बी सम क्वेरल about the profit sharing, and if we move to the court, then according to the Partnership Act 1932 there will be the equal profit sharing ratio if there is no agreement। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो वो जो इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, आपका जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं इसका डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से होगा। आपका सोल प्रोप्राइटरशिप था, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो आपका डिसीजन मेकिंग दैट वाज ओनली इन द हैंड ऑफ द सोल प्रोप्राइटर, और अगर आपके जॉइंट ऑफ द फैमिली बिजनेस थी तो इन दैट केस ओनली द कर्ता हैज द डिसीजन मेकिंग पावर, बट इन द पार्टनरशिप ऑल द पार्टनर्स हैव द पावर टू मैनेज द पार्टनरशिप। they may specify the work area of each partner in the partnership deed also। मीन्स ये हुआ कि पार्टनरशिप, वैसे तो सारे पार्टनर्स पार्टिसिपेशन कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, पर कई बार ऐसा भी होता है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड एनी पर्सन इज प्रोवाइडेड द स्पेशल पावर फॉर द स्पेशल पर्पज। मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर 4 partners, one partner has power to purchase the raw material, it means he himself will make all the decisions related to the purchasing of raw material। Second person is looking for the production area, means he has power to take the decision regarding the production। And third one has the specialization in selling, he has the power regarding the sales of the material। And another one person is the chartered accountant, he has the special knowledge about the accounts, then he is given the finance work। It means he will have all the decision making power for their finance area। It means there could be the decision making by all the partners jointly, or according to agreement they may distribute these powers also। तो वो किसी भी डिसीजन में वो पावर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, निरंतरता। निरंतरता का मतलब क्या है यहाँ पर क्या मीनिंग निरंतरता का। इफ ए सोल प्रोप्राइटर इज देयर एंड सोल प्रोप्राइटर may fall ill, he has to close down the shop, there may be the death of the sole proprietor, in that case we have to close the shop। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपका जो है कंटिन्यूटी ज़्यादा नहीं है, पर यहाँ पर जो कंटिन्यूटी पार्टनरशिप में कि कंटिन्यूटी ऑफ पार्टनरशिप में भी फॉर ए लॉन्ग पीरियड,
इफ द पार्टनर डिजायर सो, क्योंकि आपका जो है इसमें पार्टनरशिप का एंड जो समापन है वो उसी समय होता है, या तो लीगली कोई कानूनी रूप से हो, या उसमें रिटायरमेंट या डेथ हो जाए, ठीक है, या सारे के सारे पार्टनर जो हैं वो जो रिटायरमेंट ले लें। तो यानी इसका ये हुआ कि आपका यहाँ पर कंटिन्यूटी लॉन्ग टाइम की है, पर आपका सोर्वेटरशिप की कंटिन्यूटी लॉन्ग टाइम की नहीं होती है, क्योंकि सिंगल पर्सन है, वो कभी भी बीमार हो सकता है, मर सकता है। पर इसके अंदर कंटिन्यूटी आपकी ज़्यादा समय पे रहती है, क्योंकि देर आर मैनी पर्सनस एंड इफ दे आर विलिंग टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप देन दे कैन कंटिन्यू इट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। हाँ जी, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स, कि आपके कितने पार्टनर्स आपके हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैंने ये तो आपको बता दिया कि मिनिमम पार्टनर जो है वो कम से कम आपके 2 होंगे, पर आपका मैक्सिमम कितना होगा। तो मैक्सिमम नंबर जो है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर तो नहीं दिया हुआ, ठीक है, पर इसमें कहता है कि आपका अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 464 464 जो सेक्शन है कंपनी एक्ट 2013 का, वो आपका जो है 100 तक है, ठीक है, प्रिस्क्राइब द गवर्नमेंट एट द प्रेजेंट रूल 10 of the Company Act 2014, the maximum number prescribed by the government is 50। अब ये कहते हैं कि आपका जो है मैक्सिमम नंबर वो 2013 के कंपनी एक्ट में 100 तक था, और अब जो है वो 2014 का जो कंपनी एक्ट आया जो अमेंडेड है उसके अंदर आपके पार्टनरशिप जो है वो 50 मेंबर्स आपके पार्टनर्स उसके हो सकते हैं, ठीक है, 50 आदमी उसके मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, अब म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि आपका एजेंसी रिलेशनशिप एक्चुअली होता क्या है, कि आपका एजेंसी रिलेशनशिप ये होता है कि देयर आर 20 पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म एंड वन पार्टनर गो टू द मार्केट टू सेल द मटेरियल, एंड इफ ही मेड एनी एग्रीमेंट विद एनी डीलर और विद एनी कस्टमर, then other 19 partners is bound to accept his decision, and if any 19 partners take any decision then he will also liable to accept that decision। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एक आदमी को एग्रीमेंट करता है तो वो पूरी की पूरी पार्टनरशिप को बाइंड करेगा, पूरी पार्टनरशिप को मानना पड़ेगा, और पार्टनरशिप अगर कोई डिसीजन लेती है तो पूरा का पूरा जो है वो दूसरे लोगों को मानना पड़ेगा। इसका ये हुआ कि अगर मान लो कि 20 पार्टनर हैं, अब उनमें एक पार्टनर जाके कोई एग्रीमेंट करता है, अब कल को वो 19 पार्टनर मना कर दें कि भैया हम तो आपकी बात को नहीं मानते, तो फिर वो चीज़ जो है लागू नहीं होगी, यानी वो चीज़ उसकी बात माननी ही पड़ेगी। ये नहीं कि वो 19 ने मना कर दिया, मान लो कि वो बंदा जाए कहीं एग्रीमेंट कर लेता है, माल बेच दिया उसने, बाद में लोग कहते 19 लोग कहते कि हम तो माल नहीं देंगे, तो ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ जो एक्सेप्टेबल नहीं है। जब उसने एग्रीमेंट कर दिया तो वो मानना ही पड़ेगा। इसी को बोलते हैं एजेंसी रिलेशनशिप। इनकी एजेंसी रिलेशनशिप मानी जाएगी, उसने जो भी डिसीजन ले लिया वो डिसीजन उनको सभी को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जो है डिस्कशन किया पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप की हिंदी होती है साझेदारी। साझेदारी का मतलब क्या हुआ, तो मीनिंग क्या होगा पार्टनरशिप का, तो मैंने आपको बताया था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप मीन से व्हेन 2 और मोर पर्सन कम टू जॉइंटली वॉलंटरली टू डू ए लीगल बिजनेस फॉर द प्रॉफिट शेयरिंग पर्पज, ठीक है। तो यानी 2 या 2 से अधिक आदमी अपनी स्वेच्छा से कोई वैधानिक बिजनेस करके लाभ प्राप्ति करते हैं तो वो आपका कहलाता है पार्टनरशिप, ठीक है। अब इसकी फीचर्स कौन कौन सी थी, तो फीचर्स में आपके पास में पहला फॉर्मेशन, इट इज़ फॉर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर इसकी फॉर्मेशन की जाती है। तो इसका जो फॉर्मेशन काफ़ी इजी होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। और उसके साथ में जो है ये भी था कि
आपका जो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना उसका जरूरी है। फॉर्मेशन होगी तो देयर शुड बी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए फुल्ली पार्टनरशिप, ठीक है। और द पार्टनरशिप एग्रीमेंट आल्सो मस्ट बी फॉर ए लीगल बिजनेस, नॉट फॉर द चैरिटेबल पर्पज, नॉट फॉर द इलीगल बिजनेस, ठीक है। मतलब आप कोई गौशाला धर्मशाला खोलते हैं, घर कोई पैसा नहीं लेके जाते हैं, तो वो आपका जो है बिजनेस नहीं, वो चैरिटी कहलाएगी। अगर आप कोई डकैती का काम करते हैं, फ्रॉड का काम करते हैं, कोई चोरी का काम करते हैं और उससे पैसा आप लेके जाते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हुई, आपको फ़ायदा तो हुआ, पर वो इलीगल बिजनेस है, ठीक है। तो इसलिए इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मेशन में आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार ये चलेगा और इसमें लीगल बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट इज लायबिलिटी। ऑल द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटी अनलिमिटेड है कि अगर कोई फर्म को लॉस हो गया तो सभी के सभी पार्टनर्स को जो है इस लॉस को मेकअप करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो हम ये नहीं कह सकते कि मैं पैसे नहीं दूंगा। रिस्क बेयरिंग जो है, दिस रिस्क बेयरिंग विल बी अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड। जो उनका पार्टनरशिप डीड हो उसी हिसाब से रिस्क बेयरिंग होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग उसका वैसे होगा। अगर रिस्क पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल होंगे। और डिसीजन मेकिंग, ऑल द पार्टनर्स आर लायबल और ऑल द पार्टनर्स हैव पावर टू मेक द डिसीजन जॉइंटली और अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड में अलग अलग दे रखा है कि ये इस डिपार्टमेंट का हेड रहेगा, ये इसका रहेगा, तो डिसीजन अपने आप कर सकता है, तो वो भी हो सकता है। और कंटिन्यूटी, देयर इज लॉन्ग कंटिन्यूटी इन कंपेरिजन विद द सोल पार्टनरशिप। सोल पार्टनरशिप के अपेक्षा इसकी कंटिन्यूटी ज़्यादा समय तक रहती है। और नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 it is restricted up to 100 and according to the amended companies act 2014 it is restricted up to 50, ठीक है। तो ये आपके थे पार्टनरशिप फर्म की फीचर्स, ठीक है जी। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई ऐसा पॉइंट में पूछना चाह रहे हैं आप पूछ सकते हैं। हाँ, बुक आप जरूर लेके आए, बुक के बगैर जो आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना साथ साथ में आप जरूर करिए। आप करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा, वरना तो आपको जो कन्फ्यूज़न रहेगा हमेशा। और ये थ्योरी सब्जेक्ट होते हुए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो आपको +2 के अकाउंटेंसी नहीं आ पाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा अकाउंटेंसी +2 का इसी बुक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? ऐसा नहीं कोई भी? तो ठीक है जी, थोड़ी देर बाद हम फिर मिलेंगे।